आज हम कक्षा 12 का प्रत्यावर्ती धारा पढ़ेंगे जो इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। आज हम मैराथन पढ़ेंगे आधे घंटे का मात्र, अब पूरा रिवीजन हो जाएगा मेरा और आप लोगों का। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जो किसी विद्युत परिपथ में समय के साथ अपनी दिशा को लगातार बदलती रहती है, इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। समझ गए? फिगर द्वारा समझिए। जैसे ये बदल रही है, ये इसी को समय के साथ ये बदलती रहती है। फिगर में देख लीजिए, डीसी की दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट की दिशा में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह एक सीधी सरल रेखा के रूप में चलती है, एकदम सीधी सरल रेखा के रूप में चलती है। जैसे ये भारत में 500 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा घरों में प्रयोग की जाती है। भारत में 50 हर्ट्ज आवृत्ति भारत में यूज होती है घरों में, अर्थात 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा की दिशा 50 बार बदलती है। जैसे चित्र द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इसी कारण से प्रत्यावर्ती धारा को इस एरो वाले चिन्ह से इस वाले एरो चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। दृष्टि धारा अब हम प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता संबंधित परिभाषाएं, आयाम, आवर्तकाल, आवृत्ति तथा कालांतर पढ़ेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जो है, इसको आसान शब्द में हम लोग समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो दो स्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का मान महत्तम होता है। प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टता के इस अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। इसे प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान भी कहा जाता है। फिर से समझ लें, प्रत्यावर्ती धारा का आयाम, जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो दो स्थितियां ऐसी आती हैं जिसमें परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा प्रत्यावर्ती धारा का मान महत्तम होता है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्ट के इस अधिकतम मान को प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा प्रत्येक सेकंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे धारा की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, अर्थात 1 सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा जितनी साइकिलें पूरी करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में जितनी साइकिल की पहिया जो घूमेगी उसी को धारा की आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे F से प्रदर्शित करते हैं। यदि प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल T हो तो आवृत्ति F बराबर 1/T। इसके अनुसार आवृत्ति की परिभाषा, आवर्तकाल के व्युत्क्रम को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, जबकि T बराबर T पाई बटे W कोड़ी होता है, टाउ होता है, तो आवृत्ति F बराबर टाउ बटे 2 पाई। जहाँ टाउ को कोड़ी वेग कहते हैं, आवृत्ति का मात्रक चक्कर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है, जिसे AH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हर्ट्ज AH से प्रदर्शित करते हैं। भारत में घरों में प्रयोग की जाने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, प्रत्यावर्ती धारा को माना एक चक्कर पूरा करने में
इतना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। फिर से समझ ले, प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्कर पूरा करने में इतना नहीं जितना होगा, जितना ही नहीं रहेगा, जितना समय लगता है उसे प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। इसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। टी बराबर टी पाई बटे टाउ। आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड होता है क्योंकि यह समय को ही दर्शाता है, जहाँ टाउ कोणीय वेग है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा विभवांतर जब एक साथ अधिकतम और एक साथ न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं, ठीक है, तो उनके बीच कालांतर शून्य होता है। इसके विपरीत जब धारा तथा विभवांतर अलग अलग अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में कालांतर का कुछ मान होता है, अर्थात धारा और विभवांतर के बीच का कालांतर पाया जाता है, बीच का। अब प्रत्यावर्ती वोल्टेज किसे कहते हैं? इस प्रकार का वोल्टेज जिसका मान व दिशा समय के साथ बदलता है और एक निश्चित समय के बाद उसी मान व दिशा में वापस लौट आता है, तो इस प्रकार के वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। फिर से समझ लें, इस प्रकार का वोल्टेज जिसका मान दिशा समय के साथ बदलता है और एक निश्चित समय के बाद उसका मान व दिशा में वापस लौट आता है, इस प्रकार के वोल्टेज को प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच कालांतर का मान परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वोल्टेज तथा धारा एक साथ या अलग अलग न्यूनतम व अधिकतम मान प्राप्त कर रही है। ठीक है। प्रतिरोध पर प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध परिपथ R होता है, तो वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात प्रत्यावर्ती धारा तथा वोल्टेज एक साथ न्यूनतम तथा अधिकतम मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, चित्र देख लीजिए। तब इनके धारा तथा वोल्टेज के समीकरण इस प्रकार लिखे जा सकते हैं। V बराबर V नॉट साइन टाउ टी, I बराबर I नॉट साइन टाउ टी। फिगर दिख रहा है आपको। दोनों समीकरण की आपस में भाग करने पर V और T अब साइन आउट टाउ कट जाएगा, तो I बराबर V बराबर I V बटे I बराबर V नॉट बटे I नॉट। समीकरण की ओम के नियम से तुलना करने पर हम पाते हैं कि अनुपात V बटे I अथवा VO बटे IO परिपथ का प्रतिरोध R है। इसका मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध का व्यवहार प्रत्यावर्ती धारा AC के लिए वैसा ही होता है जैसा कि धारा DC के लिए ये होता है, अर्थात प्रतिरोध AC और DC में समान रूप से काम करता है। प्रत्यक्त्व पर प्रत्यावर्ती धारा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रत्यक्त्वयल होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा से 90 अंश अग्रगामी अथवा धारा वोल्टेज से 90 पश्चगामी होती है। तब इनके धारा एवं वोल्टेज के समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं, जैसे V बराबर VO साइन टाउ टी प्लस पाई बटे 2, तो I बराबर IO साइन टाउ टी अथवा
बी बराबर वी ओ साइन टाउ टी, आई बराबर आई ओ साइन ब्रैकेट में टाउ टी माइनस 5/2। उपरोक्त समीकरण की ओम के नियम से तुलना करने पर हम कह सकते हैं कि अनुपात वी आई अथवा वी ओ बटे आई ओ परिपथ का प्रतिरोध आर है। चूँकि यहाँ प्रतिरोध प्रत्यक्त्व के कारण है, अतः इसे प्रतिरोध न कहकर प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान टाउ एल के बराबर होता है। तो एक्सएल बराबर टाउ एल, जहाँ टाउ कोणीय वेग है, इसका मान 2πf होता है। तो एक्सएल 2πfl हो। ठीक है। दृष्टि धारा डीसी के लिए आवृत्ति एफ बराबर 0, तब एक्सएल बराबर 0 ओम। अतः प्रयुक्त का प्रयोग दृष्टि धारा में नहीं होता है, क्योंकि दृष्टि धारा में प्रयुक्त का प्रयोग करने पर परिपथ में आवृत्ति का मान 0 हो जाता है, जिस कारण धारा प्रवाहित नहीं होती। अतः प्रयुक्त केवल प्रत्यावर्ती धारा पर ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। संधारित्र व प्रत्यावर्ती धारा। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र सी होता है, तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज धारा में 90 अंश पंचगामी अथवा धारा वोल्टेज से 90 अग्रगामी होती है, जैसे चित्र में दिख ही रहा है एसी। तो वोल्टेज एवं धारा के समीकरण इस प्रकार लिख सकते हैं। V बराबर वी ओ साइन टाउ टी, आई बराबर आई ओ साइन बटे ब्रैकेट में टाउ टी प्लस 5/2, अथवा V बराबर वी ओ साइन टाउ टी माइनस 5/2, आई बराबर 0 ओ साइन टाउ टी। ऊपर दिए गए समीकरण में अनुपात V बटे आई अथवा वी ओ बटे आई ओ परिपथ का प्रतिरोध आर ही है। चूँकि यहाँ प्रतिरोध संधारित्र के कारण है, अतः इसे प्रतिरोध के स्थान पर प्रेरित प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्स सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 1/टाउ सी के बराबर होता है। तो एक्स सी बराबर 1/टाउ सी, जहाँ टाउ कोणीय वेग है, इसका मान 2xf होता है। तो एक्सएल बराबर 1/2πfc ओम। ठीक है, ये सूत्र हो जाएगा। दृष्टि धारा डीसी के लिए आवृत्ति एफ 0, तब एक्सएल बराबर इन्फिनाइट ओम। अतः संधारित्र का प्रयोग दृष्टि धारा में नहीं होता, क्योंकि दृष्टि धारा में संधारित्र का प्रयोग करने पर परिपथ आवृत्ति का मान अनंत हो जाता है। इसका कारण परिपथ खराब हो सकता है। अतः संधारित्र का प्रयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही है, दृष्टि धारा में नहीं। ठीक है। शक्ति गुणांक का सूत्र क्या है? पावर फैक्टर। शक्ति गुणांक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में विभवांतर V तथा धारा I के बीच का कालांतर को मतलब कॉस साइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, फिर से समझ लें। प्रत्यावर्ती धारा का परिपथ V तथा धारा I के बीच का कालांतर को मतलब कॉस साइन को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। यह प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z के अनुपात के बराबर होता है। यदि विभवांतर V तथा धारा I के बीच का कालांतर फाइड हो तो कॉस फाइड बटे R बटे Z, ये सूत्र है। कॉस फाई बराबर R बटे Z। Z है प्रतिबाधा, R है प्रतिरोध। शक्ति गुणांक का मान सदैव 1 से कम होता है, यानी इसका मान 0 से 1 के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 से कम ही होगा। शक्ति गुणांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात यह एक मात्रकहीन राशि है। चूँकि R प्रतिरोध है तथा प्रतिबाधा Z भी प्रतिरोध को ही निरूपित करता है, इन दोनों के मात्रक ओम होता है, इसलिए शक्ति गुणांक का मात्रक ओम प्रति ओम बराबर 0। शक्ति गुणांक का सूत्र। जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रतिरोध और प्रत्यक्त्व L होता है, यदि धारा I एवं वोल्टेज V के बीच कालांतर I हरेफाइड हो, तो इनके समीकरण निम्न प्रकार दिए जा सकते हैं। V बराबर वी ओ साइन टाउ टी, आई बराबर आई ओ साइन टाउ टी प्लस 5। परिपथ में समीकरण 6। P बराबर वी एक्स आई शक्ति सूत्र से। ठीक है। I तथा V के मान रखने पर शक्ति P I, ये इसका मान और इसका मान यहाँ रखने पर
यहाँ रखने पर फिर इसका और इसका मल्टीप्लाई करने इसका मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है, फाइड मतलब कॉस फाइड, साइन थीटा का जब करेंगे उसमें गुणा तो इतना आएगा, तो साइन ए प्लस बी से, ठीक है, साइन ए प्लस बी, तो साइन स्क्वायर टाउ टी कॉस माइनस साइन टाउ टी कॉस टाउ साइन फाइड, ठीक है। तो फिर जब करेंगे हल करने के बाद, जब इतना आएगा, हल करने के बाद इतना आने के बाद, तो एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में साइन स्क्वायर टाउ टी बराबर 1/2 तथा साइन 2 टाउ बराबर 0 होता है। अतः परिपथ का औसत शक्ति 6 ये 1/2 वी आई ओ आई कॉस फाइड माइनस 1/2 एक्स 0 साइन फाइड पी बराबर 0/2 इंटू आई ओ बटे करनी में 2 कॉस फाइड। अतः सूत्र IRMS बराबर IO बटे करनी में 2 एवं VRMS VO बटे करनी में 2 से, तो सूत्र पूरा निकल के यही आएगा। P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइड। इस समीकरण में कॉस फाइड को परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। उपरोक्त सूत्र शक्ति गुणांक का सूत्र है, ठीक है ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है V बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइड। शक्ति गुणांक संबंधित सभी प्रश्न को इसी सूत्र द्वारा हल किए जाते हैं। यदि परिपथ का प्रतिरोध R तथा प्रतिबाधा Z हो तो शक्ति गुणांक का सूत्र ऐसे भी लिखा जा सकता है, कॉस फाइड बराबर R बटे Z। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सूत्र है। वाटहीन धारा किसे कहते हैं? वाटहीन धारा, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरकत्व तथा धारिता होती है जबकि प्रतिरोध शून्य है, तो इस प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा में कोई शक्ति क्षय नहीं होती, अर्थात औसत शक्ति क्षय शून्य रहता है तथा परिपथ में प्रवाहित इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा का उदाहरण चौक कुंडली में प्रवाहित धारा है, ठीक है। फिर से समझ लें, जब प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ में केवल प्रेरकत्व तथा धारिता होती है जबकि प्रतिरोध शून्य होता है, तो इस प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित होने वाली धाराओं में कोई शक्ति क्षय नहीं होती है, अर्थात औसत शक्ति का क्षय शून्य रहता है। तब परिपथ में प्रवाहित इस धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। वाटहीन धारा का उदाहरण चौक कुंडली से है। जबकि परिपथ में प्रेरकत्व L तथा धारिता C होती है, तो धारा तथा विभवांतर के बीच कालांतर 90 होता है। तब फाइड बराबर 90 0 या फाइड या π/2। अब परिपथ में शक्ति क्षय P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाइड, P बराबर VRMS इंटू RIMS इंटू कॉस 90, P बराबर VRMS इंटू IRMS कॉस 90 का मान 0 या P बराबर 0। अतः स्पष्ट है कि परिपथ में प्रघट और धारिता की उपस्थिति होने पर प्रवाहित धारा का कोई शक्ति क्षय नहीं होता है। समझ गया ना। परिपथ में प्रघट और धारिता की उपस्थिति होने पर प्रवाहित धारा का कोई शक्ति क्षय नहीं होता है। चौक कुंडली में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं?
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चौक कुंडली में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा क्यों कहते हैं? चौक कुंडली का शक्ति गुणांक नगण्य होता है या शून्य। अतः जब चौक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में औसत शक्ति क्षय शून्य होता है। शक्ति क्षय शून्य होने के कारण ही चौक कुंडली में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। समझ गए ना? जैसे फिगर ए फिगर बी दिख रहा है आपको, ऊपर बनाए गए दोनों चित्र ही वाटहीन धारा के निरूपित करते हैं। पहले चित्र ए में प्रत्येक के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा गया है, ठीक है, तथा दूसरे चित्र में धारिता के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा गया है, ठीक है ना? हाँ, परीक्षा में चित्र भी कुछ लिया जाता है कि वाटहीन धारा का चित्र बनाइए या चित्र सहित वर्णन करो। आप दोनों एक चित्र को एक साथ या अलग अलग भी बना सकते हैं या एक ऐसा चित्र भी बना सकते हैं जिसमें एक ही परिपथ में प्रत्येक तेज और धारिता सी लगे हो। समझ गए ना? फिगर भी बनाने के लिए बोल सकता है। अब हम पढ़ेंगे चौक कुंडली। एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का वास होने के परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या धारा को नियंत्रित कर देती है, इस युक्ति को चौक कुंडली कहते हैं। फिर से समझ ले, एक ऐसी युक्ति जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बिना ऊर्जा का वास होने के परिपथ में धारा की प्रबलता को कम या धारा को नियंत्रित कर देती है, इस युक्ति को चौक कुंडली कहते हैं। चौक कुंडली की रचना: वह पतली लोहे की कोड जिसके ऊपर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार के अनेकों फेरे से लपेट कर एक कुंडली बनाई जाती है, ठीक है। लोहे की कोड पतली बनाई जाती है, इस कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं। फिर से समझ ले, वह पतली लोहे की कोड जिसके ऊपर तांबे के मोटे विद्युत रोधी तार के अनेकों फेरे से लपेटकर एक कुंडली बनाई जाती है, इस कुंडली को चौक कुंडली कहते हैं, जैसा चित्र में दिखाया गया है। देख रहे हैं ना? ये तांबे का ये जो तांबा है, ये तांबे का मोटा तार है, ठीक है। ये जो है मोटे का कोड है, यहाँ बल्ब है, ये धारा है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को इससे दर्शाते हैं, ठीक है। क्योंकि विद्युत रोधी तार तांबे का तथा मोटा होता है, जिस कारण कुंडली का प्रतिरोध शून्य मतलब नगण्य हो जाता है। इसके विपरीत तार के फेरों की संख्या अधिक एवं लोहे की कोड होने के कारण इस कुंडली का प्रत्येक तो बहुत अधिक हो जाता है, जैसा चित्र से स्पष्ट है। समझ गए? चौक कुंडली का सिद्धांत: चौक कुंडली द्वारा बिना ऊर्जा की हानि के परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। समझ गए? फिर से समझ लें, जब कुंडली द्वारा बिना ऊर्जा की हानि के परिपथ में धारा को नियंत्रित किया जा सकता है, इसी सिद्धांत पर कार्य करता है या करती है। चूँकि कुंडली में केवल प्रतिरोध तथा प्रत्यक्त्व होता है, तब इस कुंडली की प्रतिबाधा Z बराबर करनी में R² प्लस टाउ L स्क्वायर। क्योंकि कुंडली में प्रतिरोध का शून्य होता है एवं प्रत्यक्त्व का मान बहुत अधिक होता है, तो यह हम जानते हैं कि प्रतिरोध में केवल प्रत्यक्त्व होने से इसमें ऊर्जा क्षय हानि बहुत ही कम या शून्य ही होती है। इसी कारण यह कुंडली में ऊर्जा का क्षय बहुत कम होता है, ठीक है ना। तब LC परिपथ में औसत शक्ति क्षय P बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, जहाँ फाइड कुंडली का शक्ति गुणांक है, जिसका मान cos फाई बराबर R करनी में R² प्लस टाउ L स्क्वायर। चूँकि कुंडली का प्रतिरोध शून्य तथा प्रत्यक्त्व बहुत ही अधिक होता है, तब शक्ति गुणांक cos फाइड 0। इस प्रकार चौक कुंडली में औसत शक्ति क्षय हानि लगभग ही शून्य होता है।
चूंकि कुंडली का कार्य करने का सिद्धांत वाटहीन धारा के सिद्धांत पर आधारित है, अतः चौक कुंडली इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। चौक कुंडली का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा AC में ही होता है। दृष्टि धारा में इसका उपयोग नहीं किया जाता। हम जानते हैं कि दृष्टि धारा के लिए कोणीय वेग शून्य होता है, तब कुंडली में प्रत्येक प्रतिघात XL बराबर टाउ L का मान भी शून्य हो जाएगा। इसी कारण कुंडली में केवल प्रतिरोध की बाकी रह जाता है। यह हम पढ़ चुके हैं कि जो कुंडली में प्रतिरोध का शून्य होता है, इसका उपयोग केवल AC धारा में ही होती है, जो आगे पढ़ चुके हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के विभव में परिवर्तन किया जाता है। यह प्रत्यावर्ती धारा के विभव को बिना किसी ऊर्जा हानि के कम या ज़्यादा करता है, क्योंकि यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। इसलिए ही यह केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही प्रयोग किए जाते हैं, दृष्टि धारा में इसका प्रयोग नहीं होता है। ट्रांसफार्मर की रचना। इसमें नर्म लोहे की आयताकार आकृति की पत्तियां होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर रखकर पटलित क्रोड का रूप देती हैं। पतलित क्रोड अनेकों पत्तियों द्वारा ही बनाई जाती हैं। इसके क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न होती हैं और विद्युत ऊर्जा की हानि में कमी आ जाती है। भंवर धाराएं क्या है, इसके बारे में हम कुछ पढ़ चुके हैं, हाँ, जो आगे लेसन में पढ़ चुके हैं। कोड ये है, फिगर में देख लीजिए। उच्च ट्रांसफार्मर, प्राथमिक कुंडलीय, द्वितीयक कुंडलीय है। प्राथमिक कुंडलीय कोड व द्वितीयक कुंडलीय अपचायी ट्रांसफार्मर और उच्चयी ट्रांसफार्मर। अब इस प्रकार पत्तियों द्वारा दो कुंडली बनाई जाती है और इन कुंडलियों में से एक कुंडली में तांबे के मोटे तार के कुछ कम फेरे होते हैं तथा दूसरी कुंडली में तांबे के तार के अधिक से लपेटे जाते हैं। इन दोनों कुंडलियों में से एक कुंडली को प्राथमिक कुंडली तथा दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से धारा प्रवाहित की जाती है, तब धारा के प्रत्येक चक्कर में नर्म लोहे की क्रोड एक दिशा में तथा दूसरी दिशा में चुंबकित होती रहती है। चूँकि द्वितीयक कुंडली भी इसी कोड से जुड़ी लिपटी हुई, अतः कोड के बार बार एक दूसरी दिशा में चुंबकित होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव द्वारा द्वितीयक कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है एवं इसकी आकृति वही होता है जो प्राथमिक कुंडली में होती है। माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या V प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या V द्वितीयक है एवं इसमें बंद चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई V है, तो प्राथमिक कुंडली में फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेषण के नियम से विद्युत वाहक बल E प्राथमिक बराबर माइनस n प्राथमिक डेल्टा फाइड V बटे डेल्टा T। इसी प्रकार द्वितीयक कुंडली में E द्वितीयक बराबर माइनस n द्वितीयक डेल्टा फाई V बटे डेल्टा T। अब दोनों समीकरणों की तुलना करने पर E प्राथमिक बटे E द्वितीयक बराबर n प्राथमिक बटे n द्वितीयक। ठीक है, कहीं कहीं इन्हें इस प्रकार भी लिखा जाता है, EP बटे ES, NP बटे NS या EP इंटू NS बराबर NP इंटू ES, जहाँ EP व ES क्रमशः प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली के विद्युत वाहक बल हैं। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि।
ट्रांसफार्मर में जब धारिता प्रवाहित की जाती है तो दोनों कुंडलियों के बीच चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, जिसमें ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि होने लगती है। इसी हानि को हम कम करने के लिए ट्रांसफार्मर में पटलित लोहे की कोर्ड का प्रयोग होता है। इससे चुंबकीय फ्लक्स का क्षय कम हो जाता है। ट्रांसफार्मर का सूत्र। ट्रांसफार्मर संबंधी सभी अंकित प्रश्न एक ही सूत्र द्वारा हल हो जाते हैं। यही है सूत्र, ध्यान से पढ़ें। यही सूत्र ट्रांसफार्मर का सूत्र कहलाता है। इसके अतिरिक्त एक और सोच रहे हैं जो इसी की जैसा ही है। EP/EP बराबर NS/NS बराबर R, जहाँ R को परिमाण अनुपात कहते हैं, परिमाण अनुपात कहते हैं। ट्रांसफार्मर के उपयोग। ट्रांसफार्मर का पहला सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बिजली घरों में विद्युत ऊर्जा को शहरों व घरों तक आवश्यकता अनुसार करके पहुंचाना है। प्राय घरों में 220 वोल्ट की विद्युत धारा आती है। बिजली घरों में विद्युत ऊर्जा 220 वोल्ट से बहुत ऊंची आती है, अतः ट्रांसफार्मर से बिजली को गुजार कर 220 वोल्ट कर दिया जाता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो का संचित्र वर्णन कीजिए। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, विद्युत जनित्र या डायनेमो एक इस प्रकार की मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का कार्य सिद्धांत फैराडे के विद्युत चुंबकीय परीक्षण के अनुसार है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत। जब बंद कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र के उपस्थिति में तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली में से होकर गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में बदलाव मतलब परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन के प्रभाव से कुंडली में एक विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। तब कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य या वे यांत्रिक ऊर्जा कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना। वैसे तो इसके अनेक भाग होते हैं, मगर हम यहाँ कुछ महत्वपूर्ण भागों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, इसमें एक शक्तिशाली चुंबक होती है जिसे चित्र में NS द्वारा दर्शाया गया है। इस चुंबक द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। कुंडली BC में घूमती है। NS चित्र में देख रहे हैं ना, N और S। NS जो घुमाया जाता है। दूसरा पॉइंट, इसमें एक आयताकार कुंडली होती है जो चित्र में ABC द्वारा दिखाई गई है। यह नर्म लोहे की कोर्ड पर तांबे के अनेकों फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। इसे आर्मेचर कुंडली कहते हैं। जैसे कि A B C D, ठीक है। इसे नर्म लोहे की कोर्ड पर तांबे के अनेकों फेरों को लपेटकर बनाई जाती है। ये तांबों के अनेक प्लेटों को बांध कर बनाई गई है और लपेट कर बनाई गई है। तीसरा, आर्मेचर कुंडली के सिरों पर जो तांबे के तार होते हैं उसके सिरे दो धातुओं के छल्लों से जुड़े होते हैं जो चित्र R1 और R1 द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। R1 और R2 द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं। इन छल्लों को सर्पी विलेय कहते हैं। ठीक है ना। ये जो है ये R2 R1 को सर्पी वलय कहते हैं। चौथा, सर्पी वलय तांबे की बनी दो प्लेटों से स्पर्श होते रहते हैं। इन प्लेटों का संबंध उस परिपथ से होता है जहां विद्युत धारा पहुंचानी है। उन्हें ब्रूस कहते हैं। चित्र में B1 और B2 ब्रूस को दर्शाते हैं। B1 B2 ये इसी को बूट्स कहते हैं। ठीक है। अब हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की कार्यविधि पढ़ेंगे। जब आर्मेचर कुंडली ABC को घुमाया जाता है, देख लीजिए, इसको जब घुमाया जाएगा, आर्मेचर को घुमाया जाता है तो इसे होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं में परिवर्तन होता रहता है, जिससे कुंडली में एक धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को
दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है, अर्थात जब भुजा AB ऊपर आती है, जब ये वाला घूमकर ये ऊपर आ जाएगी इधर A और B, ठीक है, समझ रहे हैं ना फिगर द्वारा, A और B ऊपर आ जाए तब कुंडली की भुजा CD नीचे की ओर आ जाती है। हाँ, अतः परिपथ में विद्युत धारा उत्पन्न होने लगती है जो ब्रूस B2 से B1 की ओर वापस आ जाती है। इस धारा की दिशा प्रत्येक आधे चक्कर में बदल रही है, इसलिए इसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है ना। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा के बीच अंतर, डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC करंट है। प्रत्यावर्ती धारा कुछ सरकार से चलती है, इसका मतलब है कि कभी अधिकतम मान प्राप्त करती है तो कभी न्यूनतम मान। भारत के घरों में 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा AC प्रयोग की जाती है। ठीक है ना। दृष्टि धारा, इसका तात्पर्य है कि प्रत्येक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा बार बार जलती है तथा बार बुझती है या बंद होती है, परंतु इतने कम समय में इन्हें इतनी अधिक आवृत्ति से जलती बंद होती है, इसलिए हमारी आंखें इसे देख नहीं पाती हैं। दृष्टि धारा, डायरेक्ट करंट। दृष्टि धारा DC करंट एक सीधी सरल रेखा में चलती है, इसलिए इसकी आवृत्ति शून्य होती है, अर्थात यह लगातार जलती ही रहती है। इसका मुख्य उदाहरण बैटरी है। प्रत्यावर्ती धारा और दृष्टि धारा के बीच अंतर, इसके बीच का अंतर, पहला अंतर है प्रत्यावर्ती धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत आसानी से पहुंचाया जा सकता है। पावर हाउस मतलब बिजली घर, AC धारा को तारों के द्वारा ट्रांसफार्मर में तथा फिर यहाँ से घरों में पहुंचाया जाता है। इसमें कम खर्चा तथा ऊर्जा की हानि भी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल AC धारा में ही होता है। इसलिए दृष्टि धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा तथा ऊर्जा की हानि भी अधिक होती है। ठीक है ना। प्रत्यावर्ती धारा के प्रयोग से चलने वाले यंत्र जैसे विद्युत मोटर, दृष्टि धारा के प्रयोग से चलने वाले यंत्रों से अधिक सुदृढ़ व सुविधाजनक होते हैं। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ प्रत्यावर्ती धारा का प्रयोग ही नहीं की जाती है, वहाँ दृष्टिकारी रेक्टिफायर द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में आसानी से परिवर्तित कर दिया जाता है, जैसे विद्युत चुम्बक बनाने में तथा विद्युत अपघटन की क्रिया में आदि। प्रत्यावर्ती धारा दृष्टि धारा की तुलना में अधिक खतरनाक होती है, क्योंकि इससे अगर मनुष्य छू लेता है तो दृष्टि धारा की तुलना में मनुष्य को अधिक तेजी से झटका लगता है, परंतु दृष्टि धारा में मनुष्य को इतनी तेजी से झटका नहीं लगता है। प्रत्यावर्ती धारा जब तारों में बहती है तो उसका अधिकतम भाग तार के सिरों पर ही प्रवाहित होती है, इसलिए इसके तारों को मोटा बनाने की वजह पतली तारों को मिलाकर एक मोटे तार में परिवर्तित कर दिया जाता है, परंतु दृष्टि धारा में ऐसा नहीं होता, यह आसानी से किसी भी तार में बह जाती है। आपको वीडियो पसंद आया तो धन्यवाद, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करें, 90% लाएं।